सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पाठ 3 अपू के साथ 2.5 साल इस संस्मरण का अध्ययन करेंगे। पूर्व में इस संस्मरण के अंतर्गत आपने जाना था कि किस तरह से सत्यजीत राय ने संघर्षों का सामना करते हुए अपनी फिल्म पथेर पांचाली की शूटिंग शुरू की थी और उस शूटिंग के दौरान उसे आर्थिक जो अभाव था उसका सामना करना पड़ा था। और शूटिंग के दौरान ही श्रीनिवासन नामक जो व्यक्ति था, जिसकी भूमिका जो व्यक्ति कर रहे थे, उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। तो उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को शूटिंग में काम में लिया था। तो उसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए हम पाठ का अध्ययन शुरू करते हैं। इस श्रीनिवास के सीन में ही एक शॉट के वक्त हम बिल्कुल तंग आ गए थे। श्रीनिवास का जो सीन शूट किया जा रहा था, उसमें एक शॉट के वक्त ही लेखक जो थे सत्यजीत राय, ये बहुत तंग आ चुके थे। वह भी उस भूलो कुत्ते की वजह से, भूलो नामक जो कुत्ता था उसकी वजह से। छोटे से पुकुर के पार मिठाई वाला खड़ा है। छोटा सा जो पुकुर मतलब पोखर या जो कुंड होता है, उसके पार मिठाई वाला खड़ा है। और इस पार और पोखर के दूसरी ओर अपने घर के पास अपू, दुर्गा मिठाई वाले की ओर ललचाई नज़र से देख रहे। अपू और दुर्गा मिठाई वाले की ओर ललचाई हुई दृष्टि से देख रहे थे। क्यों, मिठाई खरीदेंगे? मिठाई वाले के इस सवाल का वे ना में जवाब देते हैं। मिठाई वाले ने पूछा कि मिठाई खरीदेंगे, तो मिठाई वाले के सवाल का वे ना में जवाब देते हैं। तब मिठाई वाला मुखर्जी के घर की ओर जाने लगता है। दुर्गा अपू से कहती है, हे चल हम भी जाएंगे। भाई बहन दौड़ने लगते हैं, दोनों भाई बहन दौड़ने लगते हैं। उसी समय पीछे जुरमुट में बैठा भूलो कुत्ता भी छलांग लगाकर उनके साथ दौड़ने लगता है। और उसी समय पीछे जाड़े में बैठा हुआ जो भूलो कुत्ता था, वह भी छलांग लगाकर उन दोनों भाई बहनों के पीछे दौड़ने लगता है। हमें ऐसा सीन लेना था, लेकिन मुश्किल यह है कि यह कुत्ता कोई हॉलीवुड का सिखाया हुआ नहीं था। इसलिए यह बताना मुश्किल ही था कि वह अपू दुर्गा के साथ भागता जाएगा या नहीं। उस कुत्ते को समझाना मुश्किल था कि तुम्हें उस अपू दुर्गा के साथ भाग के जाना है या नहीं। कुत्ते के मालिक से हमने कहा था, अपू दुर्गा जब भागने लगे तब तुम अपने कुत्ते को उन दोनों के पीछे भागने के लिए कहना। कुत्ते का जो मालिक था उससे उन्होंने कहा कि जब अपू और दुर्गा भागने लगे तब तुम अपने कुत्ते को कहना उनके पीछे भागने के लिए। लेकिन शूटिंग के वक्त दिखाई दिया कि वह कुत्ता मालिक की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। लेकिन शूटिंग के वक्त पता चला कि वह जो कुत्ता था वह अपने मालिक की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा था। इधर हमारा कैमरा चालू ही था। कीमती फिल्म जाया हो रही थी, कैमरा ऑन ही था और जो बहुत ही कीमती जो फिल्म थी वह अब जाया हो रही थी, व्यर्थ हो रही थी। और मुझे बार बार चिल्लाना पड़ रहा था, कट कट। अब यहाँ धीरज के सिवाय दूसरा उपाय नहीं था, सिर्फ धैर्य रखने के अलावा और कोई उपाय नहीं था। अगर कुत्ता बच्चों के पीछे दौड़ा तो ही वह उनका पालतू कुत्ता लग सकता था। कुत्ता बच्चों के पीछे दौड़े तो ही वह उनका पालतू कुत्ता लग सकता था। आखिरकार मैंने दुर्गा से अपने हाथ में थोड़ी मिठाई छिपाने के लिए कहा और वह कुत्ते को दिखाकर दौड़ने को कहा। इस बार कुत्ता उनके पीछे भागा और हमें हमारी इच्छा के अनुसार शॉट मिला। मिठाई को देखकर कुत्ता उन बच्चों के पीछे भागा और लेखक को उनकी इच्छा के अनुसार जो शॉट शूट करना था वह शॉट उन्हें मिल चुका था। पैसों की कमी के कारण ही बारिश का दृश्य चित्रित करने में बहुत मुश्किल आई थी। बरसात के दिन आए और गए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे। इस कारण शूटिंग बंद थी। आखिर जब हाथ में पैसे आए तब अक्टूबर का महीना शुरू हुआ। जब उनके हाथ में पैसे इकट्ठे हुए थे तब अक्टूबर का महीना शुरू हुआ था। शरद ऋतु में निरभ्र आकाश के दिनों में भी शायद बरसात होगी, इस आशा से मैं, अपू और दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे कैमरा और तकनीशियन को साथ लेकर हर रोज़ देहात में जाकर बैठा रहता था। सर्दी की ऋतु में निरभ्र आकाश, बिना बादल का जो आकाश है, उस आकाश में शायद बरसात होगी, इस आशा से, इस उम्मीद से मैं, लेखक, अपू और दुर्गा की भूमिका करने वाले जो बच्चे थे, साथ ही कैमरामैन और जो टेक्नीशियन था, उसको साथ लेकर लेखक हर रोज़ देहात में जाकर बैठा रहता, देहात में, गांव में जाकर वह बैठे रहते थे। आकाश में एक भी काला बादल दिखाई दिया तो मुझे लगता था कि बरसात होगी।
मैं इच्छा करता वह बादल बहुत बड़ा हो जाए और बरसने लगे। एक भी बादल देखते तो लेखक उम्मीद करते कि बादल बहुत बड़ा हो जाए और वर्षा हो जाए। आखिर एक दिन हुआ भी वैसा ही। शरद ऋतु में आसमान में बादल छा गए और धुआंधार बारिश शुरू हुई। शरद ऋतु में भी आसमान में एक बार बादल छा गए और बहुत धुआंधार, बहुत तेज वर्षा हुई। उसी बारिश में भीगकर दुर्गा भागती हुई आई और उसने पेड़ के नीचे भाई के पास आसरा लिया। बारिश में भीगकर दुर्गा भागती हुई आई और एक पेड़ के नीचे अपने भाई के पास उसने आश्रय लिया था। भाई बहन एक दूसरे से चिपक कर बैठे। दुर्गा कहने लगी, नेबूर पाता करम चा, हे वृष्टि गरेजा। क्या नींबू के पत्ते खट्टे हो गए हैं? हे बादल अब गर जाओ। बरसात, ठंड। अपू का बदन खुला। प्लास्टिक के कपड़े से ढके कैमरे को आंख लगाकर देखा तो वह ठंड लगने के कारण सिहर रहा है। एक तो बरसात थी, बरसात के कारण ठंड बढ़ रही थी और अपू का जो बदन था वह खुले बदन था और वर्षा के कारण और ठंड के कारण उनका शरीर जो है वह कांप रहा था, सिहर रहा था। शॉट पूरा होने के बाद में दूध में थोड़ी ब्रांडी मिलाकर दी और भाई बहन का शरीर गर्म किया। दोनों भाई बहन जो ठंड में बारिश में भीग चुके थे, इस कारण से उन्हें ब्रांडी पिलाकर उनका शरीर गर्म किया। जिन्होंने पथेर पांचाली फिल्म देखी है वे जानते ही हैं कि वह शॉट बहुत अच्छा चित्रित हुआ था। जिन लोगों ने ये फिल्म देखी वे जानते हैं कि ये शॉट बहुत अच्छी तरह से चित्रित भी किया गया। शूटिंग की दृष्टि से गोपाल ग्राम की तुलना में बोडाल गांव हमें अधिक उपयुक्त लगा। शूटिंग के दृष्टिकोण से देखा जाए तो गोपाल गांव की अपेक्षा में बोडाल गांव लेखक कह रहे हैं उन्हें बहुत अधिक अच्छा लगा था, उचित लगा था। अपू दुर्गा का घर, अपू का स्कूल, गांव के मैदान, खेत, पुकुर, आम के पेड़, बांस की जुरमुट, ये सभी बातें बोडाल गांव में और आसपास हमें मिली। यानी अपू और दुर्गा का घर उन्हें वहाँ मिल गया था, अपू का स्कूल मिल गया था, गांव का खुला मैदान उन्हें मिला, खेत मिल गए थे, पुकुर, पोखर या कुंड, आम के पेड़ और बांस के जो जुरमुट थे, बांस का जो झुंड थे, ये सभी चीज़ें उन्हें बोडाल गांव और उसके आसपास के क्षेत्र में मिली। अब उस गांव में बिजली आ गई है, पक्के घर, पक्के रास्ते बने हैं। उस जमाने में वे नहीं थे। उस गांव में हमें बहुत बार जाना पड़ा, बहुत बार रहना भी पड़ा, इसलिए वहाँ के लोगों से भी हमारा परिचय हो। उस गांव में बहुत बार उन्हें जाना पड़ा, बहुत बार रहना पड़ा, इस कारण से वहाँ के लोगों से भी उनकी जान पहचान हुई। उन लोगों में एक बहुत अद्भुत सज्जन थे, उन्हें हम सुबोध दा कहकर पुकारते थे। उन लोगों में, गांव के लोगों में एक अद्भुत सज्जन थे, उनमें एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सुबोध दा। वे 60-65 साल के थे। उनका माथा गंजा था। वे अकेले ही एक झोंपड़े में रहते और दरवाजे पर बैठकर खुद ही से कुछ न कुछ बड़बड़ाते थे। अकेले ही एक झोंपड़े में रहते थे और दरवाजे पर बैठकर कुछ बड़बड़ाते रहते थे। हम उस गांव में एक फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं, यह जानकर वे गुस्सा हो गए। जब उन लोगों को पता चला, सुबोधा को, कि ये लोग गांव में फिल्म की शूटिंग करने आए हैं, तो वे गुस्सा हो गए। हमें देखने पर वे चिल्लाते, फिल्म वाले आए हैं, मारो उनको लाठियों से। पूछताछ करने पर लोगों ने बताया कि वे मानसिक रूप से बीमार थे। पूछताछ की तो लोगों ने बताया कि ये इनका जो मानसिक संतुलन है वह खराब है, उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। बाद में सुबोध दास से हमारा अच्छा परिचय हुआ। वे हमें पास बुलाकर दरवाजे में बैठकर वायलिन पर लोकगीतों की धुनें बजाकर सुनाते थे। बाद में लेखक का उनसे अच्छी तरह से परिचय हो गया तो वे अपने घर के पास उन्हें दरवाजे पर बैठाकर अपनी वायलिन से जो ग्रामीण अंचल के लोकगीत हैं उनकी धुनें बजाकर वे सुनाते थे। बीच बीच में हमारे कानों में फुसफुसाते, बीच बीच में उनके कानों में कुछ बोलते भी रहते थे। वो साइकिल पर जा रहा आदमी देख रहे हो ना, वह कौन है जानते हो? वह है रूजवेल्ट। रूजवेल्ट विद्यार्थियों, रूजवेल्ट का पूरा नाम फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट, जो अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति थे। पक्का पाजी, उनके मत से दूसरा एक था चर्चिल। और उनके अनुसार, किनके अनुसार? सुबोधा के अनुसार, जो कुछ व्यक्तियों का वो परिचय दे रहे हैं तो वह कह रहे हैं एक तो ये रूजवेल्ट है, दूसरा है चर्चिल। चर्चिल कौन था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और
एक था हिटलर, हिटलर जर्मनी का जो तानाशाह चांसलर, और चौथा व्यक्ति जो था एक था अब्दुल गफ्फार खान। ये अफगान के नेता थे और भारत पाकिस्तान के विभाजन के खिलाफ थे। तो गांव के लोगों को देखकर वे उन्हें उन नामों से पुकार रहे थे। हम जिस घर में शूटिंग करते थे उसके पड़ोस में एक धोबी रहता था। उसके कारण हमें बहुत परेशानी होती थी। वह भी थोड़ा सा पागल था और कभी कभी भाइयों और बहनों कहकर किसी राजकीय मुद्दे पर लंबा भाषण शुरू करता था। किसी सार्वजनिक मुद्दे पर, सरकारी मुद्दे पर वह लंबा चौड़ा भाषण शुरू कर देता था। फुर्सत के समय में उसके भाषण पर हमें कुछ आपत्ति नहीं थी। जब हम फ्री रहते थे, फुर्सत थी, जब कोई काम नहीं होता था, उस समय वह जब भाषण देता था तब हमें कोई आपत्ति, कोई परेशानी नहीं होती थी। लेकिन अगर शूटिंग के समय वह भाषण शुरू करता तो हमारे साउंड का काम प्रभावित हो सकता था, और हम जब शूटिंग करते उस समय उसका भाषण शुरू हो जाता तो हमारा जो साउंड का कार्य था वह प्रभावित हो जाता, हमारी रिकॉर्डिंग सही नहीं हो पाती थी। उस धोबी के रिश्तेदारों ने अगर हमारी मदद न की होती तो वह धोबी सचमुच ही एक सिरदर्द बन जाता। उस धोबी के रिश्तेदार थे, उन लोगों ने सत्यजीत रे और उनकी टीम की मदद की थी, नहीं तो वह जो धोबी था वह हम उनके लिए सही में एक सिरदर्द की भांति बन जाता था। जिस घर में हम पथेर पांचाली की शूटिंग करते थे वह घर हमें एकदम ध्वस्त अवस्था में मिला था। लेखक करें जिस घर में हम पथेर पांचाली की शूटिंग कर रहे थे वह घर हमें एकदम ध्वस्त अवस्था में, टूटी हुई अवस्था में मिला था। उसके मालिक कलकत्ता में रहते थे। उनसे हमने वह घर शूटिंग के लिए भाड़े पर लिया था। उनके मालिक से वह घर शूटिंग के लिए किराए पर लिया था। उस घर की मरम्मत करके उसे शूटिंग के लिए ठीक ठाक करवाने में हमें लगभग 1 महीना लगा। उस घर के एक हिस्से में एक के पास एक ऐसे कुछ कमरे थे। घर के एक हिस्से में एक के पास एक लगातार कुछ कमरे बने थे। वे हमने फिल्म में नहीं दिखाए, उन कमरों को हमने फिल्म में नहीं दिखाया। उन कमरों में हम अपना सामान रखा करते थे। एक कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन लेकर हमारा साउंड रिकॉर्डिस्ट भूपेन बाबू बैठा करते थे। एक कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन लेकर उनका जो साउंड रिकॉर्डिस्ट था, साउंड को रिकॉर्ड करने वाला भूपेन बाबू, वह बैठा करते थे। हम शूटिंग के वक्त उन्हें देख नहीं सकते थे, फिर भी उनकी आवाज़ सुन सकते थे। हर शॉट के बाद हम उनसे पूछते, साउंड ठीक है ना? भूपेन बाबू इस पर हाँ या ना कहकर जवाब भी देते थे। एक दिन शॉट के बाद मैंने साउंड के बारे में उनसे सवाल किया, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं आया। फिर एक बार पूछा, भूपेन बाबू साउंड ठीक है ना? इस पर भी जवाब न आने पर मैं उनके कमरे में गया तो देखा कि एक बड़ा सा सांप उस कमरे की खिड़की से नीचे उतर रहा था। वह सांप देखकर भूपेन बाबू सहम गया। बड़ा सा जो सांप था उनके कमरे की खिड़की से नीचे उतर रहा था, और उस सांप को देखकर भूपेन बाबू घबरा गए थे। उनकी बोलती बंद हो गई, वह बिल्कुल चुप हो गए, उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। वह सांप हमने वहां आने पर कुछ ही दिनों के बाद देखा था। वह सांप वहां जाने के कुछ दिनों बाद ही उन्हें दिख गया था। उसे मार डालने की इच्छा होने पर भी स्थानीय लोगों के मना करने के कारण हम उसे मार नहीं सके। हमारी इच्छा थी कि सांप को मार दे, लेकिन वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, वहाँ रहने वाले लोग थे, उन्होंने कहा कि सांप को नहीं मारे। वह वास्तु सर्प था। वास्तु सर्प अर्थात मकान की नींव में रहने वाला सर्प था, जो कुल देवता के रूप में भी जाना जाता है, और बहुत दिनों से वह वहाँ रह रहा था। विद्यार्थियों, तो इस संस्मरण का ये अंश यहीं पूर्ण हुआ। अब हम इस संस्मरण के प्रश्नोत्तर समझेंगे। प्रश्न संख्या 1, पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला? विद्यार्थियों, आपने पूरे पाठ में संस्मरण पढ़ा था, उसी आधार पर आपको उसका उत्तर लिखना है। फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक इसलिए चला था क्योंकि लेखक एक विज्ञापन कंपनी में एक नौकरी करते थे, तो वहाँ से वह अपने कार्य से फ्री होकर, कार्य से मुक्त होकर ही शूटिंग का काम करते थे। उसके अलावा उनके पास समय का अभाव था, धन का अभाव था, धन की कमी थी। बीच बीच में जो पात्र थे, उन पात्रों का चयन, उन पात्रों को प्रयोग में लाना, साथ ही स्थान की समस्या, वर्षा, और जो रेलगाड़ी पर जो फिल्मांकन करना था उसकी समस्या, फूलों की समस्या, तो इस तरह से कई समस्याओं का सामना करना पड़ा था। इस कारण से फिल्म की शूटिंग 2.5 साल तक चली। अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता? इसमें से कंटिन्यूटी नदारद हो जाती। इस कथन के पीछे लेखक का क्या भाव है?
तो विद्यार्थियों, इस कथन के पीछे लेखक का भाव था कि फिल्म का कोई भी जो दृश्य होता है वह अच्छी तरह से शूट किया जाना चाहिए ताकि वह दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करे, वह दर्शकों को प्रभावित कर सके, और वह आपस में इसमें तारतम्यता होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए। तभी वह क्या लगेगा, वह विश्वसनीय लगेगा और स्वाभाविक लगेगा, और दर्शक भी उससे जुड़े रह सकते हैं। लेकिन किसी दृश्य के पहले और बाद के दृश्य में यदि कोई अंतर आ जाता है तो वह दर्शकों का जो मन भटका देता है। दर्शक समझ जाता है कि इसमें तो निरंतरता ही नहीं है, इसमें तारतम्यता नहीं है, इसमें मेल मेल ही नहीं है, और वह जो दृश्य जो शूट किया गया है तो वह दृश्य नेचुरल नहीं लगता, ओरिजिनल नहीं लगता, असली नहीं लगता, और वह आर्टिफिशियल लगता है, नकली लगता है। इस कारण से लेखक ने कहा कि जो हम सीन की शूटिंग करते हैं तो उसमें कंटिन्यूटी होनी जरूरी है। भूलों की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया? उसने फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया? विद्यार्थियों, भूलों की मृत्यु हो जाने के कारण से फिल्म में दूसरा कुत्ता लाया गया था, और उसने फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया था? तो पूर्व में जो भूलो था वह अप्पू को भात खाते हुए देख रहा था, और भात खाते हुए देखकर वह ललचाई दृष्टि से उसकी ओर देख रहा था। तो उसी दृश्य को पूर्ण किया गया कि जो बचा हुआ जो भात था उसे गमले में डाल दिया गया, और वह बचा हुआ भात वह जो दूसरा जो भूलो कुत्ता था वह उसको खाना था। तो गमले में पड़े भात खाने का जो दृश्य था उसको पूरा किया गया। बारिश का दृश्य चित्रित करने में क्या मुश्किल आई और उसका समाधान किस प्रकार हुआ? विद्यार्थियों, आपने देखा था इसमें कि पैसे की कमी के कारण जो बारिश का दृश्य था वह करने में मुश्किल आई थी, क्योंकि उनके पास उस समय पैसे नहीं थे। जब बारिश का मौसम था उससे संबंधित जो दृश्य शूट करने के लिए उनके पास उस समय पैसे नहीं थे। फिर बरसात के दिन आकर चले गए, और लेखक और अप्पू और जो दूसरे किरदार थे इस फिल्म के, वे रोज जाकर प्रतीक्षा करते थे कि आज बारिश आ जाए। आखिरकार में एक दिन सर्दी की ऋतु में बहुत तेज बारिश आई, और उस बारिश में दुर्गा और अप्पू पर वह जो दृश्य था उसकी शूटिंग की गई, वह दृश्य फिल्माया गया। किसी फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। यानी किसी फिल्म की शूटिंग करते हैं तो फिल्मकार को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उसकी एक आप सूची बनाइए, लिस्ट बनाइए। जैसे विद्यार्थियों, सबसे बड़ी चीज़ तो होती है धन, पैसा। तो धन की कमी वो प्रभावित कर सकती है, समय की कमी प्रभावित कर सकती है, जो कैरेक्टर्स हैं फिल्म के पात्रों की चयन उसकी समस्या वो प्रभावित करती है। उसके अलावा बारिश की, धूप, अंधेरा, रोशनी, दूसरे साधन, उन सब की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किसी पात्र की मृत्यु हो जाने पर दूसरे पात्र को खोजना भी पड़ता है। यदि फिल्म में किसी पशु का प्रयोग किया गया, पक्षी का प्रयोग किया गया है तो उनको समझाना, उसके अनुसार उनसे वो शूट करवाना, उसकी समस्या का सामना करता है। वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं, स्थानीय लोग, उनसे उनको समस्या रहती है, और अलग अलग लोकेशन पर जाकर शूटिंग करने की समस्या भी उनके पास रहती है। दृश्यों की निरंतरता और संगीत आदि को कायम रखना, उसकी भी समस्या रहती है। तो इस तरह की कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विद्यार्थियों, आपकी पुस्तक के प्रश्न संख्या 1, 2, 4, 6 और 7 ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं। उसके अलावा जो ये सारे मैं अतिरिक्त प्रश्न आगे समझा रहा हूँ वो भी आपको अपनी कॉपी में करने हैं। पथेर पांचाली फिल्म के निर्देशक को काश फूलों से संबंधित किस समस्या से जूझना पड़ा था? आपने विद्यार्थी इस पाठ में पढ़ा था कि पथेर पांचाली फिल्म में एक रेलवे लाइन के पास में जो काश फूलों से भरा मैदान था वहाँ शूटिंग करनी थी। वहाँ उन्होंने कुछ शूटिंग की भी थी, और एक सप्ताह का उन्होंने ब्रेक लिया था, एक सप्ताह का गैप लिया था कि फिर बाकी का शूट हम कुछ दिन बाद करेंगे। लेकिन एक सप्ताह बाद जब वे वापस से उस स्थान पर गए तो वहाँ काश के फूल ही नहीं थे, सारे जानवरों ने फूलों को खा लिया था। तब वो जो बाकी बचा हुआ जो आधा सीन था उसको करना बहुत कठिन था, क्योंकि पहले सीन में जो काश फूल थे वे दिखाए गए थे और बाकी बचा हुआ सीन था उसमें काश फूल ना हो, तो वह सीन उचित नहीं बैठता था। इसी कारण से फिल्म में निरंतरता भी नहीं बनी रह सकती थी। तो बाकी बचा हुआ जो सीन था
उसको पूरा करने के लिए अगले साल की जो शरद ऋतु थी, सर्दी की ऋतु थी, तब तक उन्हें प्रतीक्षा करनी पड़ी। संस्मरण के आधार पर सत्यजीत राय की चरित्रगत विशेषता लिखी। ये संस्मरण हमने पढ़ा, इसके आधार पर सत्यजीत राय की चरित्र की विशेषता लिखना है। तो एक बहुत ही ये श्रेष्ठ फिल्मकार रहे हैं, तो उसके बारे में बताएंगे। सत्यजीत राय बहुत अच्छे फिल्मकार रहे हैं, भावुक साहित्यकार। ये सिर्फ सिर्फ फिल्म निर्देशक ही नहीं, एक साहित्यकार भी रहे हैं। इन्होंने बांग्ला भाषा में बच्चों के लिए, किशोरों के लिए अनेक कहानियाँ भी लिखी और उनकी प्रकृति और जो दूसरे दृश्य हैं उससे संबंधित उन्होंने रचनाएँ लिखी है। प्रकृति और पशु पक्षी प्रेमी, ये प्रकृति और पशु पक्षी प्रेमी हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में, अपने साहित्य में, उसके अलावा अपनी फिल्मों में प्रकृति और पशु पक्षी का सुंदर प्रयोग किया है। ये संवेदनशील भी रहे हैं। एक दृश्य में जो बारिश का जो दृश्य था, उसमें अप्पू और दुर्गा जब भीग जाते हैं तो तुरंत उन्हें ठंड लगने पर उसको तुरंत प्राथमिक उपचार में देते हैं। कलात्मक दृष्टि इनकी है कि भाई किस तरह से फिल्म निर्माण करना, साधनों का अभाव, पैसों का अभाव, उन सभी अभावों से जूझ कर भी उन्होंने कलात्मक दृष्टि को विकसित किया और अपने कार्य को पूर्ण करके वे श्रेष्ठ व्यक्ति बने। संघर्षशील, उन्होंने बहुत संघर्ष किया था। आर्थिक रूप से वे संपन्न नहीं थे, स्वयं नौकरी भी करते थे। नौकरी करने के पश्चात समय निकाल कर फिल्म की शूटिंग भी करते थे और अनेक समस्याओं का सामना करके उन्होंने अपने आप को एक योग्य, काबिल फिल्मकार बनाया था। फिल्म निर्माण किसी तपस्या से कम नहीं है। पथेर पांचाली फिल्म के संदर्भ में इस कथन को सिद्ध कीजिए। ये बात बिल्कुल सत्य है कि पथेर पांचाली फिल्म का जो निर्देशक है, उन्हें भी कई समस्याओं से जूझना पड़ा। जैसे काश फूल थे, उसका सीन पूरा करने के लिए उन्हें समस्या से जूझना पड़ा। फिर बारिश के दृश्य थे, उन दृश्यों को शूट करने के लिए उन्हें कई समय तक इंतजार करना पड़ा। साथ ही भूलो नामक कुत्ते की मृत्यु हो जाने पर उन्हें उसे खोजना पड़ा, दूसरे कुत्ते को। श्रीनिवास नामक जो पात्र था, उसकी मृत्यु हो जाने पर उस पात्र के स्थान पर दूसरे पात्र को खोजना पड़ा। और उसी तरह से कई दृश्यों में उन्हें काफ़ी समय लगा, अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि फिल्म निर्माण किसी तपस्या से कम नहीं है। सत्यजीत राय का लेखक परिचय लिखिए। विद्यार्थियों, जब हम पाठ शुरू किया था उस समय हमने आपको सत्यजीत राय का लेखक परिचय समझाया था कि सत्यजीत राय का जन्म सन 1921 कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनकी प्रमुख फिल्में अपराजिता, अप्पू का संसार, देवी चारुलता आदि हैं। इन्होंने प्रमुख रचनाएं भी लिखी हैं। उन रचनाओं में सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाह अंगूठी हैं। इन्हें अनेक सम्मान प्रदान किए गए हैं, जैसे फ्रांस का लेजेंड डी ऑनर, जीवन भर की उपलब्धियों पर उन्हें ऑस्कर और भारत रत्न सहित अनेक महत्वपूर्ण सम्मान दिए गए। इनकी मृत्यु सन 1992 में हुई। उसके अलावा आप इनकी फिल्मों के बारे में बता सकते हैं कि इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त की है और इन्होंने लगभग 30 के लगभग फिल्मों की रचना की है और फिल्म विधा को इन्होंने बहुत आगे बढ़ाया है। और साथ ही इन्होंने एक नए इतिहास की रचना की है और फिल्म रचना के क्षेत्र में अपने आप को एक विश्व स्तर का फिल्मकार सिद्ध किया है। विद्यार्थियों, ये प्रश्नोत्तर आपके पूर्ण हुए हैं। साथ ही आपको एक और बात मैं समझाना चाहता हूँ। पाठ में से आपको कोई भी पैराग्राफ चुनकर, कोई भी गद्यांश चुनकर उस पर छोटे छोटे प्रश्न बनाकर उनका अभ्यास करना है, ताकि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से आपकी तैयारी हो सके। और वह अभ्यास आपको अपनी रफ कॉपी में ही करना है। धन्यवाद।